जहाँ एक ग्रुप ने कहा कि हम तो गरीब हैं साहब, हुजूर हम तो बहुत गरीब हैं और हम तो जातियां वादियां समझते ही नहीं। अगर ऐसा होता तो बहुत खुशी की बात होती इस देश में। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं हुजूर, ये गरीब भी इतने इनोसेंट नहीं है, या कोई भी वर्ग जो 5-7 प्रकार का यहाँ बना उसमें कोई ये दावा करे कि हमारे बीच जातियां नहीं है या हम जाति की समझ नहीं रखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक सच्चाई से मुंह मोड़ने की बात है, या फिर हमने एक ऐसा रवैया अख्तियार कर लिया कि हम जानते तो हैं लेकिन हम शुतुरमुर्ग की तरह हैं कि अपने सर को रेत में दबा लेंगे और बाकी धड़ को बाहर रखेंगे, समस्या गुजर जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। जातियां है और इस देश में भयानक स्वरूप में है। इसको हम स्वीकार करें या नहीं करें उससे फर्क नहीं पड़ता। और जातियां कहां शुरू होती है और कहां जाके खत्म होती है, उसके पीछे पीछे अगर आप चलेंगे तो बहुत मुश्किल लगता है कि आखिर पैदा कहां होती है। इंसान जब पैदा होता है उससे पहले उसकी एक जाति तय है, और वो जाति के लिए आपको कोई परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप जिस दिन पैदा होंगे उस समय आपकी एक जाति आपके पास होगी, फिर उसी जाति के इर्द गिर्द चीजें चलती है। कहाँ आप शादी करेंगे, कौन से मोहल्ले में रहेंगे, किस तरह के आपके मित्र होंगे, और यहां तक चलता है वो कि जब इंसान मर भी जाता है तो उसका दफन कहाँ होना है, उसका शव का दाह कौन से शमशान में होना है, वो भी जातियां डिसाइड करती हैं। और जब दफन हो, जला दे शरीर को और थोड़ी बहुत हड्डियां बच जाती है, वो गले में लटका करके मुंडन करवा करके जब इंसान हरिद्वार जाएगा तो वहां भी जाति पीछा नहीं छोड़ेगी, आपकी हड्डियों के लिए भी जाती है। और आप अगर हरिद्वार जाएं तो वहां सबसे भीड़ भाड़ वाले पंडित का नाम है पंडित गंगाराम, और पंडित गंगाराम के नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों का पंडित, और वहां भारी भीड़ लगी रहती है। और वो पंडित भी अलग अलग, क्योंकि वो 3 तरह के वर्गों का पंडित है, तो वो अलग अलग तरह की डायरियां रखते हैं। तो अगर आप अनुसूचित जाति है तो उनका एक अलग रजिस्टर है, जनजाति है तो अलग रजिस्टर है, पिछड़ी जाति तो अलग। फिर कौन से घाट पर जाकर के आप अस्थियों का विसर्जन करेंगे, उसके लिए घाट निर्धारित हैं। कौन सी जाति का व्यक्ति कौन से घाट पर जाकर के कर सकता है, वो गंगा से लगा करके पुष्कर तक में। तो आप सोच सकते हैं कि जाति पैदा होने से पहले आती है, पैदा होते ही आपके साथ चिपकी रहती है, जिंदगी भर चलती रहती है साथ में। आप मर जाते हैं तब भी वो रहती है, और मर जाने के बाद भी जाती रही। और ये केवल हिंदुओं में तो भयानक स्वरूप में है। यहाँ तो बिना जाति के धर्म कहीं कहीं यूज हो जाता है, लगता है कि भाई हम धर्म और जाति बहुत नजदीक से जुड़ी हुई है। और डॉक्टर अंबेडकर इसीलिए इसको कहते हैं कि जातियों का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वो एक धार्मिक कृत्य के रूप में की जाती है। जब भी कोई दलित का कोई छू लेता है तो कहते हैं कि धर्म भ्रष्ट हो गया। वो ये नहीं कहते खाना भ्रष्ट हो गया या पानी भ्रष्ट हो गया या कुछ और भ्रष्ट हो गया या मेरे कपड़े भ्रष्ट हो गए, वो नहीं, वो कहते हैं जी धर्म भ्रष्ट हो गया। तो धर्म उसको एक जस्टिफिकेशन देता है जातियों को। और भारत में जातियां शास्त्रीय आधार पाती है, इसलिए वो बनी रहती है, क्योंकि शास्त्रोक्त है, शास्त्र उसको उचित ठहराते हैं। जब भी जाति की कोई बहस अगर धार्मिक इंसान से कीजिए तो वो जाति का जो ओरिजिन और कहां से जाति आई और ये जातियां क्यों है, वो सब बातें किसी न किसी स्मृति, संहिता, उपनिषद, वेद या और भी जो ग्रंथ हैं हमारे, वहां से लाते हैं। और इसलिए जाति की कोई दीवार आपको ऐसे दिखती नहीं है। ऐसा नहीं कि चाइना की दीवार की तरह है जो देखी जा सके, या कोई बाड़बंदी कर रखी है, तारबंदी है जिसको छू सकते हैं या उखाड़ करके निकाल सकते हैं। वो है नहीं, दिखती नहीं है, लेकिन है बहुत मजबूती के साथ। क्योंकि ये जो गुलामी है ये शास्त्रीय किस्म की गुलामी है।
और कोई भी गुलामी, जब शास्त्रीय गुलामी होती है तो वो मानसिक रूप से हमको इतना जकड़ लेती है कि हमको लगता ही नहीं कि हम गुलाम हैं। और इसीलिए शायद भारत के हिंदुओं को और खास तौर पे सवर्ण हिंदुओं को ये महसूस ही नहीं होता है कि जाति कुछ बुरी चीज है। उनको लगता है जाति है तो क्या दिक्कत है जाति, जाति तो एक संगठन है, उसकी वजह से सारी चीजें चलती है, इसमें बुराई क्या है। इसलिए बुराई शायद नहीं लगती है क्योंकि कई वर्ग हैं, कई वर्ण हैं जिनके लिए जाति एक गर्व का विषय है, गौरव का विषय है। और जब जाति की बात की जाती है तो सीना चौड़ा करके लोग अपनी जाति को बताते हैं। जिनके लिए जाति गर्व की बात है वो अपनी जाति बताने में संकोच नहीं करते हैं, लेकिन जिनके लिए जाति गाली की तरह है उनको जाति बताने से पहले सोचना पड़ता है कि हमें जाति बतानी है कि नहीं बतानी है, क्योंकि बताने के बाद जो सामने वाले का रिएक्शन होगा वो किस तरह का होगा। कभी कभी जाति बताने के बाद में सामने वाला व्यक्ति जो आपसे बहुत सहजता से बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से चर्चा हो रही है और आपके विद्वत्ता और ज्ञान के आगे नतमस्तक होने की स्थिति में है, उसको जैसे ही पता चलता है कि आपकी फला जाति है, वो जाति जो है उससे कुछ 2-5 इंच नीची वाली है, तो तुरंत बंद हो जाता है। मैं एक बार एक ऐसी यात्रा कर रहा था तो हम खूब, जो मेरे पड़ोस में बैठे हुए थे वो महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहले वो आपस में चर्चा कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि अकबर महान क्यों हो गया, कैसे हो गया, वो तो हल्दी घाटी में हार गया था या जो भी हो गया था। तो मैं 10-5-15 मिनट तो सुनते रहा। मैंने कहा कि अब ये हल्दी घाटी का युद्ध निपट जाए तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगा अभी तो निपट ही नहीं रहा है, तो फिर मैंने कहा अपन भी इस युद्ध को लड़े थोड़ा सा। तो मैं उसमें घुसा और मैंने कहा जी वो अकबर तो एक्चुअली उसका नाम तो जलालुद्दीन था और अकबर उसको उपाधि मिली और अकबर का मतलब होता है महान, तो द ग्रेट वो उसका मतलब ही हुआ। इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई अकबर को अलग से कुछ इतिहासकारों ने पीछे से चिपका दिया महान, जैसा नहीं है। वो तो जलालुद्दीन था, उसके काम के आधार पर उसको जलालुद्दीन अकबर कहा गया। तो अकबर का मतलब है, तो आप अगर ऐसा लगता है तो आप महाराणा प्रताप सिंह अकबर लिख दो, उसमें क्या दिक्कत है, वो भी द ग्रेट हो जाएंगे, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसी बातें करते रहे, काफी फिर इतिहास पे चर्चा हुई और उनको अच्छा लगा और उन्होंने कहा अच्छा आप क्या करते हैं। फिर वो बातें करते करते सारा परिचय जानने के बाद फिर उनको लगा यार जाति तो पूछी नहीं है, जो कि भारत में पहला काम है वो तो पूछा ही नहीं। तो फिर उन्होंने अंत में फिर पूछ लिया कि, और आजकल क्या करते हैं कि थोड़ा अंग्रेजी में पूछते हैं। उनको लगता है कि अंग्रेजी में अगर आप पूछें कि बाई कास्ट क्या है तो शायद अगले वाले को बुरा नहीं लगता होगा, क्योंकि हिंदी में पूछने, राजस्थानी में पूछने में बुरा लग जाता है। तो अब यहाँ तो उन्होंने पूछा और मैंने बताया कि भाई मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ। मैंने बताया मेघवंशी हूँ, तो उनको समझ में नहीं आया कि मेघवंशी क्या होते हैं, ऐसा कुछ सुना नहीं उन्होंने पहली बार। तो मैंने कहा कि हम कपड़ा बुनने वाले लोग हैं, बुन कर लो। तो कहते नहीं ये आती किस में है। तो अब ये आती किस में है का मतलब ये हवाई जहाज में आती है या बस में आती है या हेलीकॉप्टर में आती है, ऐसे नहीं है। वो चाहते थे कि कौन से खांचे में आपको फिट करे ताकि वो उसके आधार पर आपके साथ व्यवहार कर सके। तो मैंने कहा कि राजस्थान में अनुसूचित जाति में आती है। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं का क्या मतलब है, मतलब ऐसी क्या प्रतिक्रिया है कि कोई बात नहीं। तो मैंने कहा मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया, आपका कुछ छीन नहीं दिया कि आपने मुझे माफ कर दिया कि कोई बात नहीं। और वो कोई बात नहीं कहने के बाद ऐसे हो गए जैसे उनके लबों पे, उनके दोनों होठों पे फेविकोल चिपक गया। अगले 2 घंटे की यात्रा में उन्होंने कोई शब्द नहीं निकाला। हो सकता है उनका मोबाइल बजा होगा तो भी उससे बात नहीं की। गहरे सदमे में चले गए। उनको लगा कि 1-1.5 घंटा मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था जो मेरे से इतना नीचे है। तो इस तरह की मानसिकता के साथ हमारी जाति हमारे साथ काम करती है। कई लोग अपनी जाति नहीं बताते हैं, वो कुछ वर्मा और ऐसे ऐसे टाइटल लगाते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद हम न बताएं तो न जानकारी नहीं होगी। पर मेरा अनुभव यह है कि आप जब कहीं से कहीं ट्रांसफर होके जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, कई बार आपकी जाति आपसे पहले
दुगने तिगने वेग से पहुंच जाती है और वो आपका स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रही होती है कि भाई अच्छा ये सांप जो आ रहे हैं ये फला उस समुदाय से आते हैं। और ये जो भयानक किस्म की बीमारी है भारत के हिंदू समाज की, इसको हिंदुओं ने अपने तक सीमित नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने कहा उदार चरितानाम वसुदैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी हमारा घर है, तो उन्होंने सोचा कि इस गंदगी को हम पूरी पृथ्वी पर बिखेर देंगे, इसको हमारे तक सीमित नहीं रखेंगे। और उन्होंने ये किया। जहां जहां भी भारतीय गए वो अपने साथ और चीजें तो ले गए या नहीं ले गए, भारत के अच्छे गीत ले गए, परंपरा ले गए या साहित्य ले गए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अपने साथ जाति को ले गए। तो कनाडा में भी, ऑस्ट्रिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, ब्रिटेन में भी, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो है ही। आप पाकिस्तान में जाएंगे तो जाति है, आप नेपाल में जाएंगे तो वहाँ मिलेगी, भारत में मिलेगी, बांग्लादेश में मिलेगी, और श्रीलंका में भी थोड़े हिस्से में जाति के आधार पर चीजें होती हैं। तो वो पूरे उपमहाद्वीप में है। फिर विभिन्न धर्मों में भी आप शहनाज हुसैन होंगे, लेकिन शहनाज हुसैन से आपको लगता है कि थोड़ा कम रह गए, तो पहले चौधरी और लगाएंगे, चौधरी शहनाज हुसैन, यानी कि यहां से जो जाति थी आपकी उसको आपने यहां नहीं छोड़ा। मेरे एक मित्र थे, उनके बिटिया थी और उनको शादी की जल्दी थी, तो बहुत अच्छे मित्र थे। हम लोग समाजवादी छात्र परिषद में काम करते थे, उनके बेटे और मैं। तो हम एक दिन उनके साथ बैठ के बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बच्ची के लिए लड़का देख रहा हूँ। तो मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा मेरे शहर में बहुत अच्छे लड़के हैं, और मैंने एक व्यक्ति का नाम बताया। तो अचानक उन बुजुर्ग की भाव भंगिमा बदल गई। उन्होंने कहा लाहौल विला कुवत, कौन से शेड्यूल कास्ट का नाम ले लिया? तो मुझे पहली बार लगा, मैंने कहा शेड्यूल कास्ट और इस्लाम में ये कौन सा शेड्यूल कास्ट है? तो पता चला कि भाई हम तो सैयद हैं, और आपने जिस मंसूरी का नाम लिया उनके साथ शादी तो नहीं हो सकती। नमाज पढ़ लेंगे, सारी चीज कर लेंगे, लेकिन शादी तो नहीं करेंगे। क्रिश्चियनिटी में आप देखते हैं बड़े से टाई वाई पहन करके और अंग्रेजी में बोलने वाले, और बिल्कुल घुटने टेक करके प्रार्थना करेंगे, लेकिन उन्होंने भी घुटना टेक दिया जाति के सामने। सीरियन क्रिश्चियन, क्योंकि उनको लगता है हम नमूद्री पाक ब्राह्मणों में से आए हैं, हम कैसे ये जो दलित और आदिवासियों से आने वाले लोगों के साथ शादी करेंगे। जैनियों में भी होते हैं दलित जैन, और वो उनको कहते हैं वीरवाल जैन। वो बहुत वीर हैं, मुंह पे पट्टी बांध लेते हैं और नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं, उनको वो वीरवाल जैन कहते हैं। और ये दलितों में से आते हैं खासतौर पर, और दलितों में से भी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से आते हैं, और वो कम्युनिटी है खटीक कम्युनिटी, जिसको आप कुरैशी कह सकते हैं मुसलमानों में से। तो ये जो नॉनवेज छोड़ते हैं, इनका बड़ा सम्मान करते हैं वो अहिंसा वाले, और वो उनको वीरवाल बना लेते हैं। लेकिन आप किसी से पूछिए कि वीरवालों के साथ आपका ठीक ठाक रिश्ता बनता है क्या? तो नहीं, न खाने का और न ही शादी ब्याह का। तो कहां छोड़ें इसको, जाति को? न धर्मों, इसने जाति ने धर्मों को परास्त कर दिया, देशों को परास्त कर दिया, और हमारे देश को तो बहुत बुरी तरीके से इस जाति ने जकड़ के रखा हुआ है। कई बार मुझे लगता है कि हमारे राजनीतिक लोकतंत्र में हम जिस नेशन स्टेट की बात करते हैं, राष्ट्र राज्य की अवधारणा है, वो राष्ट्र राज्य एक केवल राजनीतिक अवधारणा मात्र है, और वास्तविक रूप से अगर कोई धरातल पे दिखता है तो वो एक जाति राज्य है, कास्ट नेशन है। और उस कास्ट नेशन ने नेशन स्टेट की पूरी अवधारणा को खत्म कर रखा है। हर जाति अपने आप में संपूर्ण प्रभुता संपन्न स्वतंत्र गणतंत्र गणराज्य है, और उसकी अपनी सेनाएं हैं। आप देखिएगा अपने इर्द गिर्द में हर एक जाति की अपनी एक सेना है, करणी सेना है, दलित सेना है, भीम सेना है, तेजा सेना है, और हर जाति की कोई न कोई सेना बना रखी है। और ये जातियों की सेनाएं जब भी अपने आप के लिए कुछ मांगती है और नहीं मिलता है, तो वो
जो आपका नेशन स्टेट है उसको ध्वस्त करने में आधा मिनट का समय भी नहीं लगा। और तब आप देखते हैं कि रेल की पटरियां उखड़ गई है, बाजार जला दिए गए हैं, हजारों करोड़ के नुकसान हो गए हैं। हजारों करोड़ की राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोग एक जाति के लिए अगर देश को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब देश से कहीं ऊपर की चीज है जाति। तो जाति जितनी बड़ी बुराई है, उस बुराई को भारत के लोगों ने, हम सब लोगों ने गले का हार बना रखा है, आभूषण बना रखा है और सम्मान की वस्तु बना रखी है। और जाति के नाम पर महासभाएं पंजीकृत होती है, जाति के नाम पर बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, किसी को भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो जाकर के बाकायदा आशीर्वाद दे करके आते हैं। जाति के नाम के मोहल्ले हैं, जाति के नाम पर स्कूलें तक हैं, जाति के छात्रावास हैं। और ये जाति के छात्रावास, एक जाति का छात्रावास दूसरी जाति के छात्रावास के साथ युद्धरत रहता है। जाट छात्रावास राजपूत छात्रावास को सबक सिखाने में लगा हुआ है। हम कैसा देश है? क्या हम देश हैं? मुझे कई बार लगता है कि जाति अगर इतना प्रमुख चीज है हमारी जिंदगी में, हमारे खून की तरह बह रही है हमारे भीतर में और हमारे दिमाग में इतनी बसी हुई है, और फिर हम कहीं अगर ये कहें कि नहीं जी हम तो जाति को मानते नहीं हैं, और जो नहीं मानते हैं और नहीं मानने का दावा करते हैं वो अपने साथ सरनेम जरूर चिपकाए हुए हैं। जाति की जनगणना के विरोध में हम हिंदुस्तानी नाम का एक अभियान लॉन्च किया गया। वेद प्रताप वैदिक, जेसी शर्मा, अमिताभ बच्चन और कुछ कुछ लोगों ने किया। वो जितने भी लोग थे मैं उनका देख रहा था कि वो सब ने अपनी जाति को भी चिपका रखा पीछे, और ये भी कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो आप ऐसा लिखिए ना कि अमिताभ हिंदुस्तानी, जेसी हिंदुस्तानी, वेद प्रताप हिंदुस्तानी, तो फिर कोई बात बनेगी। आप जाति लगाते भी रहेंगे, जाति का पूरा लाभ भी उठाएंगे, जाति के आधार पे सब चीजें करेंगे, और फिर आप ये भी कहेंगे कि जाति की जनगणना बुरी चीज है, इससे देश बढ़ जाएगा। देश तो 6000 से ज्यादा जातियों में पहले से ही बटा हुआ है, और जातियां हैं, उपजातियां हैं, गोत्र हैं, उसकी भी कुछ गोत्र हैं, और हर जाति एक दूसरी जाति से कुछ न कुछ नीचे है। और इसके बने रहने का सबसे बड़ा कारण शायद ये भी है क्योंकि ये संतुष्टि मिलती है इससे। ये लगता है कि चलो मैं भले मेरे से कोई दो ऊपर है, लेकिन मेरे से कोई नीचे भी है, और ये इतना नीचे तक जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। नाथद्वारा में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान में, श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश के लिए दलितों ने, और दलितों में भी स्पेशली वाल्मीकि कम्युनिटी के लोगों ने एक आंदोलन चलाया, और उसमें बहुत लोग शामिल हुए। राजस्थान के सारे लोग तो शामिल हुए भी, उसमें स्वामी अग्निवेश, कांसीराम जैसे लोग भी शामिल हुए। उस मंदिर के प्रवेश में ऐसा लगा वहां के पुरोहित वर्ग को कि अब रोका नहीं जा सकता क्योंकि कानून है। तो उन्होंने एक ऐसी चीज की, ऐसा ब्रह्मास्त्र उपयोग में लाया जिसकी कल्पना कोई भी आंदोलनकर्ता नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है अब कानून बन गया तो आओ, हम तो स्वागत करेंगे। लेकिन स्वागत करने के लिए मंदिर की ऊपर की सबसे ऊपर वाली सीढ़ियों पे उन्होंने प्रसाद लेकर के धोबी कम्युनिटी के लोगों को खड़ा कर दिया। और ये वाल्मीकि लोगों के यहाँ ये मान्यता है कि वो धोबी का नहीं खाएंगे, उसका हाथ का नहीं छू सकते, नहीं खा सकते। तो जैसे ही उन्होंने निचले वाले पायदान से देखा कि सबसे ऊपर के पायदान पे धोबी खड़ा है, तो ये अपने आप ही रुक गए। कोई फौज लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई सिद्धांत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई कानून की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप रुक गए। उन्होंने कहा पहले उनको हटाओ तो हम आए। तो पंडितों ने कहा पहले उनको कैसे हटाएंगे, ये भी तुम्हारे जैसे दलित है, तुम भी दलित हो, ये तुम्हारा स्वागत करेंगे और तुमको प्रसाद लेकर के अंदर गर्भगृह में आना है। उन्होंने कहा इनके हाथ का तो हम प्रसाद नहीं खाएंगे, और न खाया उन्होंने, और सारा आंदोलन इस बात पे ध्वस्त हो गया, नीचे उतर वो वापस घर चले गए। यानी कि हर जाति के पास एक ये संतुष्ट होने के लिए, अपने दम्भ को बनाए रखने के लिए एक कारण है कि मैं तो नीचा हूं, पर मेरे से और नीचा और नीचा और नीचा और नीचा कुछ और नीचे लोग हैं, और इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा तो ऊंचा हूं। तो ये स्थिति
इस पूरे देश में जाति के आधार पर बनी हुई है। और यही माइंडसेट अब तक काम कर रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि आज जाति नहीं, जो लोग ये कहते हैं कि कौन सी आप 12वीं सदी की बात करते हैं, कौन सी जातियां रही है, लोग पढ़ लिख गए हैं, लोग अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं, लोग अंग्रेजी बोलते हैं, पता नहीं कौन कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, ये सब बातें तो अब पुरानी बात हो गई। और फिर लोग ये भी बोलते हैं साथ साथ कि मैं तो नहीं करता, मैं तो देखो फला मेरा दलित मित्र है, उसके घर जाके खाना खाता हूँ, उसकी रसोई में भी जाता हूँ, ये सारी चीज करता हूँ। लेकिन सच्चाई हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से बहुत चीजें बदली हों। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं बदला, ये कहना भी थोड़ी अतिरंजित बात होगी कि कुछ नहीं बदला, लेकिन कितना बदला ये भी हमको देखना चाहिए। क्योंकि जाति के आधार पे छुआछूत शायद कम हो गया। वो जो हमारा सोच था कि कोई किसी को छू लेगा, मेरा खाना छू लेगा तो उसमें बैक्टीरिया कुछ दूसरे किस्म के आ जाएंगे, वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, पानी गीला हो जाएगा, ये सब चीजों में शायद भ्रांतियां थोड़ी कम हुई है। लेकिन दूसरे किस्म की जो चीजें हैं वो वैसी की वैसी ही है। आज भी जो दलित स्टूडेंट हैं वो किसी शहर में जाकर के अपने लिए एक कमरा खोजते हैं तो बहुत मुश्किल है कि उसको कमरा मिल जाए, बहुत मुश्किल। तो जाति यहां भी काम कर रही है शहर में, और गांवों में तो अपने सबसे नग्न स्वरूप में आज भी विद्यमान है। और मैं 2-3 उदाहरण देकर के अपनी बात फिर खत्म करूंगा कि आज भी अगर लोग घोड़ी पर बैठ करके अपनी बारात ले जाने के लिए उनको पुलिस के प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो क्या प्रॉब्लम है? घोड़ी अपने पैसों से ला रहा है व्यक्ति, शादी कर रहा है, आप हो सकता है शादी से सहमत नहीं हो, आपको लगता हो कि ये बर्बादी है, तो वो खुद बर्बादी कर रहा है अपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो घोड़ी अपनी है, डीजे अपना है, बैंड अपना है, नाचने वाला अपना है, खुद की शादी कर रहा है, घोड़ी की कोई जाति नहीं, और घोड़ी की कोई जाति। खैर अब आजकल ये सवाल उठने लगा है कि भाई माना कि गाय आपकी माता है, पर घोड़ी से आपका क्या नाता है? तो क्या घोड़ी कोई मौसी है कि आप उस पे कोई बैठ के चला जाएगा तो आपको तकलीफ होगी? तो घोड़ी सब कुछ उसका होने के बावजूद आपसे देखा नहीं जाता।